हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी टू 1200 सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का अगला पार्ट है। इसमें मैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, गुप्त काल की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो हम इसका आंसर देखें उससे पहले कुछ परिचय देख लेते हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक थोड़ा शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा गुप्त वंश का कार्यकाल लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का है। तो सबसे पहले शुरुआत करें तो तीसरी शताब्दी में कुशाणों के पतन के पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ। इससे उत्तर में भारत में राजनीतिक एकता को एक शताब्दी से अधिक समय तक कायम रखा। गुप्तों की विषय में अभी तक विद्वानों के अनुसार वह वैश्य जाति के थे। गुप्त काल भारतीय इतिहास का काफी वैभवशाली युग था, जिस कारण इसे स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी जाती है। तो अगर हम इसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति को देखें। तो वर्ण व्यवस्था गुप्त काल में का विभाजन 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षेत्रीय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में हो रखा था, तथा इस विभाजन का आधार कर्म होने के बजाय जन्म था। इस काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता इसके बाद के समय के मुकाबले थोड़ी नरम। इस युग में ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ, पूजा पाठ के अलावा अन्य पैसे को अपनाने की भी जानकारी मिलती है। इस काल में शूद्रों की दशा में थोड़ा सुधार दिखता है। दास प्रथा गुप्त काल में दास प्रथा में नरमी आई और नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास बताए गए हैं। बंटवारे और धार्मिक भूमि दानों के फलस्वरूप भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई थी। अंततः छोटे कृषि क्षेत्रों में स्थायी रूप से अधिक दास रखने की जरूरत नहीं थी, जिस कारण दास प्रथा में कमजोरी आई। जाति व्यवस्था में जटिलता आई। अनेक नई उपजातियों का उदय हुआ। भारत में बड़ी संख्या में प्रवेश होने वाले होन शकों ने क्षत्रिय श्रेणी में जगह बनाई, जिसमें शूद्रों और अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल में कायस्थ और महत्ता जैसे नई जातियों का भी उद्भव हुआ और शूद्रों से भी निम्न चंडालों की स्थिति थी। महिलाओं की स्थिति गुप्त काल में स्त्रियों की दशा लगातार गिरावट आई। सभी स्मृतियों ने बाल विवाह पर जोर दिया था। यहाँ तक कि 12-13 वर्ष की आयु में ही लड़कियों को विवाह कर दिया जाता था। विधवा को पूर्ण विवाह का अनुमति नहीं थी। हालांकि पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार था, परंतु देवदासी जैसी प्रथा भी विद्यमान थी, जिसमें स्त्रियों को अपना संपूर्ण जीवन मंदिर में नृत्य गान करते हुए बिताना पड़ता था। इसके अलावा एयन अभिलेख से गुप्त सम्राट भानुगुप्त द्वारा 510 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था। उसमें सती प्रथा की पहली झलक देखने को मिलती है, जिसमें यह पता चलता है कि उस समय स्त्रियों का पर पुरुषात्मक समाज होता था। अब गुप्त कालीन आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। गुप्त काल में कृषि का आधुनिकता आरंभ हो गई थी। नहरों, कुएं, तालाबों का निर्माण किया गया। 12 प्रकार के हल्के हलों की जानकारी मिलती है। किसानों को अपनी फसल का 1/4 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। कृषि की देखरेख के लिए महाक्षपलिक तथा करीनक की नियुक्ति की गई थी। मुद्रा प्राचीन काल में गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। हालांकि यह सिक्के पुनः शुद्ध सोने के नहीं थे, तथा गुप्तों द्वारा तांबे और चांदी के सिक्के भी जारी किए गए थे। दूर देश का व्यापार पहले के मुकाबले गुप्त काल में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आई थी। एस के मोती के अनुसार गुप्त काल में भारत तथा पाश्चात्य विश्व के बीच व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई थी। व्यवसाय गुप्त काल में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना अर्थात कुम्हार, पत्थर की मूर्ति का निर्माण करना, बुनना, सिलना, लकड़ी, इत्र, वस्त्र धुलना आदि के व्यवसाय थे। इसके अलावा धातुओं के उद्योग भी थे। व्यवसाय अपना व्यापार चलाने के लिए श्रेणी में बंधे होते थे।